बुराई तो सभी के दिल में होती है, लेकिन क्या तुम मेरे लिए मेरे लायक हो? हैं, मैं पता है इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोची। मरिंका नियो के घर आई थी, वो बेड पे बैठे केक खा रही थी। हमने अभी तक मिनट तक ये दूसरे परमान से नहीं मिला है ना। मरिंका थोड़ी सीरियस लग रही थी। नियो केक खाते हुए कहता है, बात तो सही है, हमने उसे हमेशा टीवी और न्यूज़पेपर में ही देखा, लेकिन रियल लाइफ में अभी तक कभी नहीं मिला। लेकिन मरिंका तुम अभी ये सब क्यों पूछ रहे हो? ये देखो ज़रा, ये देखो परमानेंट रैंकिंग न्यूज़पेपर। तभी मरिंका एक न्यूज़पेपर निकालती है। ये देखो, इसमें मिनट के सारे परमानेंट्स की रैंकिंग बताई गई है। हाँ, फिर तभी मरिंका न्यूज़पेपर खोलती है, उसमें दिखाया जाता है कि सारे परमानेंट्स की फ़ोटो, साथ ही से उनकी रैंकिंग्स के साथ उनके फ़ोटो भी लगाई जाती है। तुमने परमानेंट की रैंकिंग न्यूज़पेपर चेक भी करते हो क्या? कभी देखे भी हो? कभी कभी देखता हूँ, लेकिन अभी तुमसे इस चीज़ की क्या ज़रूरत है? फिर हाँ, लेकिन तुमने कभी देखा भी है? मैं कभी टीवी पर आती ही नहीं हूँ। इसमें मरिंका को ये बात तो पता चली जब वे अपने पेरेंट्स के साथ खाना खा रही थी। मेनल्डा में 4 बड़े कॉन्टिनेंट्स है और हर 4 कॉन्टिनेंट्स में अपने अपने रजिस्टर्ड परमैन है। हर कॉन्टिनेंट्स में 2 परमैन है, मेल और एक फीमेल, लेकिन अरेज में मित्सों को मिला के 3 है। हमेशा वे सभी लोग एक दूसरे को रेडियो टेलीविज़न में सुनते ही रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन कभी एक जगह होती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होता सभी लोग एक जगह आएंगे नहीं। लेकिन आज तक कभी ऐसा बड़ा हादसा हुआ ही नहीं है। न्यू मलिंगा अपने बारे में बस यही सोच रहे होते हैं। ये देखो न्यूज़पेपर में इसमें बताया गया कि कितने परमानेंट्स ने कितने सारे केसेस सॉल्व किए, उसी हिसाब से इस न्यूज़पेपर में पूरी तरह से रैंकिंग दी गई है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कौन से परमानेंट ने कितने कंट्रीब्यूशन दिया अपनी सेफ्टी को बचाने के लिए। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ, हम तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमें टॉप 4 में होना चाहिए, लेकिन मैं 9th पोजीशन में क्यों हूँ? क्या तुम सच में ऐसे ही सोचते हो? मलिंगा धीरे में आवाज़ में नियो को कहता है, जो कि अपने खुद ही ख्याली पकाव में सोच रहा होता है, क्योंकि तुम एक विलन हो। ओह क्या? फिर तभी नियो के हाथ से वहाँ पे चम्मच गिर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चाहे तुम कुछ भी बोलो, ऐसा मैं नहीं मानता, कुछ नहीं हो सकता। न्यूज़ पेपर को खोलता है, उसमें लिखा होता है एरिस परमैन नंबर 1, 1744 पॉइंट्स, लेट्स डू आवर बेस्ट। उसमें ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। हाँ, लेकिन ये सच नहीं है, मैं तो इतना से एक्टिव रहता हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूँ? फिर नियो थोड़ा उदास रहती है। फिर मरिंका से कहती है, कोई बात नहीं नियो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल तुम ही दुनिया के स्पीड से हमेशा थोड़ी ना चल सकते हो, ये सच नहीं है। हाँ मलिंगा, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? मुझे नहीं पता, तुम ऐसे भी कुछ कह सकती हो। फिर मलिंगा वहाँ पे कुछ सोच रही होती है। एरिस परमैन नंबर 2, 2031.7 पोजीशन। हाँ, आखिर दुनिया में चल क्या रहा है? मैं इतनी मेहनत करती हूँ तभी मैं 9 आउट ऑफ 7 पोजीशन हूँ, ये ठीक नहीं है। हाँ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम में और मुझ में बस 300 पॉइंट की डिफरेंस है। फिर तभी उनको पता चलता, रियलाइज़ होता है कि वो जितना कह रहे हैं वो उतने अच्छे परमैन नहीं है। उससे हमेशा मरिंका को हमेशा कपड़े पहनने की उसे डांट पड़ती है। फिर मित्सु और बर्डमैन दोनों से उन नियो को हमेशा पेट लाने के बाद डांट पड़ती है। लेकिन आखिर मित्सु कहाँ है? आखिर मित्सु कौन सी पोजीशन में है? फिर वो वापस से खोलता है, वहाँ पे लिखा होता है परमैन नंबर 3 ऑफ एरिस, 3rd पोजीशन। वहाँ पे बहुत ही बोल्ड अक्षर से लिखा होता है, लेकिन वो लोग तो सेम क्वांटिटी पे, डिफरेंस कैसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मित्सु सच में बहुत ही अच्छा परमैन है, वो हमसे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है। और देखो नंबर 1 पोजीशन में ऑलिव के परमैन नंबर 1 है, 18,533 पॉइंट्स, और नंबर 2 में ऑलिव का परमैन नंबर 2 है। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। फिर वो दोनों सोच रहे होते कि आखिर उनमें और हमें इतना ज़्यादा फ़र्क है, आखिर वो हमसे कौन से ज़्यादा मेहनत करते हैं जो हम नहीं करते। उनके गालों में पसीने आने लगते हैं। एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मलिंगा, नियो। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और देखते हैं, अब हमें जितने हो सके उतने ज़्यादा केसेस को सॉल्व करना होगा और सबसे बेस्ट बनना होगा, ताकि सब हमें नंबर 1 कहे। अब अपन लोग का डिसीजन पूरा पक्का है। खिड़की के बाहर उन सभी के बर्ड प्लैनेट दिख रहा था। वो लोग आउटर स्पेस में थे। पीबी क्लब में तहलका पहुंचाने के बाद वे सभी को अल्डो ने डांटा था और सभी को बर्ड हेडक्वार्टर जाने की ऑर्डर दिए थे। एडी सभी को अपने स्पेसशिप में बिठा देता है और फिर मार्कस के ऊपर सारी जिम्मेदारी स्पेसशिप को चलाने की छोड़ देता है। मार्कस कंप्लेन तो करता है, लेकिन वैसे भी ये कहने में कोई बुराई नहीं थी कि वहाँ पे जितने भी सब कुछ हुआ था सब मार्कस की वजह से हुआ था। लेकिन तब भी शिप के अंदर एक टेंस माहौल बना हुआ था। एडी अपने पिंक म्यूजिक प्लेयर के साथ बाहर निकलता है और दरवाज़ा बंद करती है कि तभी वो लाना अपना सर नीचे कर लेती है। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाना ने मुझे फोर्स किया था ताकि मैं उस म्यूज़िक प्लेयर को चुरा लूँ। लेकिन मैं सोचूँ एडी गुस्सा न हो जाए। लेकिन एडी को उस म्यूज़िक प्लेयर से बहुत शांति मिलती है। रॉन और मित्सु को अच्छे से पता है मैं हमेशा सोचती हूँ कि इस म्यूजिक प्लेयर के अंदर क्या होगा। मैं जब भी एडी से पूछती हूँ कि उसके अंदर मुझे सुनने भी दे, लेकिन एडी हमेशा मना कर देता है। लेकिन मैं उससे बार पूछती भी नहीं ताकि मैं उसकी फीलिंग को ज़्यादा हर्ट ना करूँ। लेकिन तब भी
वो बस एडी की अटेंशन उस शिप में पाना चाहती थी, लेकिन क्या सच में ये सही है? फेरी और फारा जो शिप में अकेले ट्रैवल कर रहे थे, मतलब वो बहुत ही कंफ्यूज थे क्योंकि वैसे भी उनमें उनका कोई दोस्त भी नहीं था। लेकिन एडी सच में अजीब है, उसको कम से कम एक बार तुम्हें बताना तो चाहिए इसमें इसके अंदर क्या है। वेट सोफी, ये ठीक नहीं है। तभी रॉन वहाँ पे खड़े होता है। मुझे पता है कि एडी इसमें बहुत ही गुस्सा होगा क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्वियसली बात है, वो बहुत ही गुस्सा होगा, लेकिन मुझे पता है एक दिन वो तुम्हें लाना सच में पता है कि इसके अंदर क्या है, लेकिन तब तक तुम्हें इसके इंतजार करना होगा। ठीक है, तो रॉन एक स्माइल देता है और फिर वहाँ से निकल लेता है और इसके देखते देखते मित्सु भी वहाँ से निकल लेता है। उस रूम में बस वो गर्ल्स ही रह जाती है और कोई भी नहीं है। लेकिन रॉन और बाकी सबको एडी के बारे में कैसे पता चला? फिर रॉन वहाँ से चलता है और फिर बॉयज़ के रूम में घुसता है। हाँ, एडी लाना सच में बहुत भयानक है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ा शर्मिंदा अभी हूँ। वो सभी लोग बॉयज़ के रूम में, दरअसल एडी के शिप में अलग अलग रूम है जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के रूम है जिसमें इसमें बस बॉयज़ लोग ही रहते थे। ये थोड़ा सा अजीब है, जब से मैं स्पेस लाइन से वापस आया तब से मैं लाना से कुछ ज़्यादा ही बातें करने लग गया हूँ। कहीं ये रॉन के उन कही हुई बातों का असर तो नहीं है ना जो उसने मुझे कहा था। वैसे एडी, मुझे नहीं लगता कि सोफी तुम्हारी डेस्टिनेटेड पार्टनर है। वैसे लाना भी इतनी बुरी नहीं है, तुम जितना उसे भूलना चाहते हो तुम उतना उसे याद करते हो। आखिर तुम बचाना किसको चाहते हो? क्या तुम एक मर्द बनने की कोशिश कर रहे हो या फिर एक प्रॉमिस को बचाना चाहते हो जो तुमने बेल से की थी, सालों पहले की एक प्रॉमिस? वैसे एडी, अगर तुम सच में ऐसी एटीट्यूड रखोगे ना तो तुम्हारे दोस्त ज़्यादा बन नहीं पाएंगे। ये बहुत बकवास है, मेरे ज़्यादा दोस्त है भी नहीं बचपन से। मेरे सच में बहुत ही ज़्यादा फीमेल फ्रेंड्स है और मेरे बहुत सारे फैन क्लब्स भी है, हमेशा रखे जाते हैं। लेकिन सच को तो मुझसे इन सब से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं जानता हूँ। लेकिन ऐसा देखा गया है जिनके सरनेम सेम होते हैं वो मैं उनको ज़्यादा अच्छे से नहीं जान पाता, ना ही वो मुझे अच्छे से जान पाते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, मुझे अच्छे से पता है। रॉन और मुझसे थोड़े से हंसते हैं। लेकिन सच में बताओ, मेरे बचपन से अभी भी मैं सोचता हूँ कि बचपन से मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स मेल नहीं थे, लेकिन जब भी मैं तुम लोग के साथ घूमता हूँ, तुम लोग के साथ खेलता हूँ, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये पहली बार है कि मैंने किसी को अपने पास्ट के बारे में बताया। मैं सच में तुम्हें दोस्त मानता हूँ। मित्सु और रॉन एकदम से चौंक जाते कि एडी ने ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को इतनी अच्छी तरह एक्सप्रेस किया। वो एकदम चौंक जाते हैं। ऑफकोर्स एडी, मैं तो तुम्हें बचपन से, मतलब पहले से ही तुम्हें फ्रेंड मानता था। क्यों है रॉन? फिर रॉन थोड़ा शर्मा हो जाए, फिर मुंह को मोड़ लेता है। हाँ, जो भी हो, ये तो नेचुरल चीज़ है। जो भी हो, सब कुछ ठीक ही है। फिर एडी भी थोड़ा मुंह मोड़ लेता है और फिर हंसता है और फिर सीन चेंज होता है। तो सभी लोग समझिए ना, आगे से कोई भी ऐसी जंगली मत बन जाना है, समझे? फिर मित्तु और सभी को थोड़ा पछतावा होता है। फिर अल्डो स्माइल करता है। फिर सभी लोग थोड़ा सा खुश होते हैं। पता है, लेकिन जो भी हुआ ना, सब कुछ मार्कस की वजह से हुआ। वैसे मार्कस के साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, लेकिन मैंने क्या भी किया था। वैसे भी मेरे पास एडी के एक फोटो है जिसमें एडी के मुंह पे टोमेटो लगा होता है, सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। फिर मार्कस के हाथ से एडी तुरंत वो फोटो छीन लेता है। उसमें एडी, मतलब टोमेटो के मुंह में बहुत ही अजीब सा लग रहा था, उसके पूरे मुंह पे ब्लड जैसे लाल था। एडी बहुत गंदा लग रहा था। पता है, ये मेरा नेक्स्ट स्पेशल फीचर होने वाला है। आखिर तुम करने क्या वाले हो? सबको ये गलत फहमी हो जाएगी। प्लीज़ अपने आर्टिकल के नीचे लिख देना कि ये टोमेटो है। वैसे भी तुम्हें आर्टिकल लिखने की ज़रूरत ही क्या है? कुछ भी मत करना है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई चौरा भी नहीं है। क्या तुम मुझे इंटरव्यू देना चाहोगे अभी? मार्कस एडी की तरफ घूर कर देखता है, फिर अपना कैमरा पॉइंट करता है। दरअसल ये उसका एक स्पेशल मूव है। जब भी एडी कैमरा की तरफ देखता है वो तुरंत वहाँ से दौड़कर 9-11 हो जाता है। फिर मार्कस भी उसके पीछे करता है, देखते तो वो गायब हो जाते हैं। हाँ, ये बस टाइम का कंज्यूमिंग है, बस टाइम वेस्ट होता है। चलो, मैं अपने डिस्क को वापस वहाँ पे ले जा सकता हूँ, मेरा और भी काम है। अरे हाँ, मैं भी तो पेट्रोलिंग के बीच में ही था, लेकिन मैं भी जा नहीं सकती। मैं एडी को छोड़ कैसे जा नहीं सकती? आल्डो लाना को देख के थोड़े से हंसते हैं। कोई बात नहीं, जब तुम मुझसे मिल जाओगे तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें अपने डिस्क से तुम्हारे प्लेनेट को छोड़ दूंगा। वैसे भी फिलहाल के उनकी बचपनों को ऐसे बिगाड़ो मत। क्या ये मुमकिन है कि हम उनके बचपनों के पीछे दौड़ सकते हैं? क्या तुम्हें अपने दोस्तों में सच में इतना ज़्यादा भरोसा है? अब ये मत कहना कि मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। दरअसल आखिर ये बच्चा ऐसे कैसे कह सकता है? मुझे पता है कि मित्सु है, लेकिन आखिर ये सोचता कैसा है? क्या इसके दोस्तों ने कभी इसको धोखा नहीं दिया? हाँ, आखिर इसके बारे में इतना ज़्यादा कैसे सोच सकता है? बताओ। का बहुत ही सीधा आंसर है, मित्सु को कभी ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना नहीं पड़ा है। उसके दोस्तों ने से कभी धोखा नहीं दिया, इसलिए इतना आसानी से कह रहा है। लेकिन ह्यूमंस होता है, हमेशा दूसरे पर राज करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर मित्सु को भी ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में दे दिए, वो भी अपने दोस्तों का मदद नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कहता हूँ। फिलहाल के लिए हमें उसे यही सिखाना पड़ेगा कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा क्रूएल होते हैं। अभी इसको यही बताओ जाके। किसी को मदद की ज़रूरत है यहाँ पे? प्लीज़ कोई तो होगा।
लगता है हम लोग आज बेकार में यहाँ पे आए, किसी को आज लगता है मदद की ज़रूरत नहीं, सब शांत है। नियो मलिका न्यूज़पेपर स्टेशन के बाहर आते हैं ताकि वहाँ पे अगर मान लो कोई भी खतरा हुआ तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे पॉपुलैरिटी मिल सकती है। लेकिन वहाँ पे आज बहुत ज़्यादा तेज़ी हवा चल रही है लेकिन कोई मदद के मिला भी नहीं। मलिका लगता है आज यहाँ पे कोई मदद की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखो उस आदमी को, उसके साथ लगता है कुछ बुरा हुआ, तभी एक आदमी को दिखाता है, उसके हाथ से तेज़ हवा चलने के बाद से इसके हाथ से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। मुझे नहीं लगता ये इतना ज़रूरी है लेकिन तब भी हमें इसकी मदद करनी ही होगी। फिर मलिका नियो दोनों तेज़ी से आते लेकिन तभी वो किसी से टकरा जाते हैं और फिर धड़ाम से ज़मीन के अंदर से एकदम से घुस जाते हैं। मुझे बहुत ही ज़ोर से लगी। वो लोग अपना सर उठा कर देखते हैं, वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की परमानेंट रहती है। वो लोग उसे पहचानते नहीं पहले लेकिन बाद में से याद आता है वो मॉयलर के परमानेंट रहते हैं जो उन्होंने न्यूज़पेपर में उन्होंने देखा था। मुझे लगता है लड़का 8th क्लास का और लड़की 5th क्लास की होगी। वो दोनों नियो और मलिका को अचानक एकदम चौंक के देखते हैं लेकिन ये दोनों उनको पहचान जाते हैं। तो वो दोनों भी यहाँ पे पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए न्यूज़पेपर स्टेशन के बाद आया है। हे तुम रुको मत, जल्द से जल्द उस न्यूज़पेपर को पकड़ो। हाँ मैं पकड़ रही हूँ। फिर नियो और मलिका भी उठते हैं और फिर उनकी काम में थोड़ा मदद करते हैं। फिर तभी वहाँ पे जो आदमी रहता है वो गुस्से से टेंशन मूड में जल्द से दौड़ के वहाँ पे आता है। हे तुम लोग संभाल के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इसको फार्मर देना। हाँ ये आखिरी वाला था। बस पेपर को उठाने वाले ही थे कि तभी सामने से मॉयलर की परमानेंट भी उसे आके पकड़ लेती है। फिर दोनों के बीच में एक बैटल छिड़ जाता है। फिर दोनों उसको पेपर को बहुत ज़ोर से खींचने लगते हैं। हे तुम छोड़ दो इसे, मैंने पहले पकड़ा था, छोड़ो। अच्छा तो तुम मुझे पता कि मुझे क्या करना है, और सभी मैं यहाँ पे पहले आई थी, तुम यहाँ से हट जाओ। फिर दोनों पेपर को बहुत ही ज़ोर से वहाँ पे खींचने लगते हैं, मतलब इतनी ज़ोर से खींचते कि पेपर एकदम से बीच से फट ही जाता है और 2 टुकड़े हो जाते हैं। हे आर्या तुम मुझे उसको दो और तुम जल्दी से, वो नहीं तो फट जाएगा। हे तुम लोग क्यों ना उसको छोड़ दो। हे तुम प्लीज़, तुम तीनों शांत हो जाओ। हे तुम लोग क्या करो, सारे पेपर फट जाएंगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, देखते देखते वहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट के एकदम चूर चूर हो जाते हैं, फट के एकदम आसमान में बिखर रहे होते हैं। प्लीज़ हम लोगों को माफ़ कर दीजिए, क्या हम आपकी कोई और मदद कर सकते हैं? मदद? तुमने तो पहले ही बहुत ही ज़्यादा मदद कर दी, अब मेरे बॉस मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे। कि तभी वहाँ पे टीवी में ऑलिव के परमानेंस के इंटरव्यू चल रहे थे। देखो उन परमानेंस को, देखो ऑलिव के परमानेंस को, कुछ सीखो उनसे। वो लोग कितने बड़ी बड़ी केसेस को इतना आसानी से सॉल्व करते हैं और तुम लोग देखिए कोई एक काम को ठीक से कर नहीं सकते, कुछ सीखो उनसे। फिर वो लोग शर्म के मारे चुप हो जाते और कुछ नहीं कहते, वैसे लोग सिर झुकाए रहते। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ लगता है मैं मार्केट से अपना पीछे कम से कम चुरा लिया। एरी दौड़ते दौड़ते हेडक्वार्टर के एक अलग से लॉबी में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे देखते एक दरवाजे में कुछ लिखा रहता है जो कि वो पढ़ता है, लेबोरेटरी। फिर एरी क्यूरियोसिटी के अंदर घुसता है और फिर वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे पूरे अंधेरे रूम में गोल्डन सी स्टोन वहाँ पे चमक रही होती है। वे अचानक से उसका पैर अपने मूव करने लग जाता है, जैसे मानो उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और उसे अपनी तरफ बुला रहा है। इधर आओ मेरे बच्चे और मुझे अपनी बॉडी दे दो अभी। कि तभी एडी के अंदर वो स्टोन अचानक से अंदर घुस जाती है और फिर एडी के सामने अंधेरा सा छा जाता है और जैसे वो अपनी आंखें खोलता है उसके आसपास डार्क ऑरा के साथ उसके बॉडी से एकदम गोल्डन लाइट्स ग्लो हो रही थी और कुछ भी नहीं हो रहा था। टू बी कंटिन्यू। तो दोस्तों ये थी चैप्टर 20। आशा करता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो गाइस आखिर स्टोन की पावर आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से देखने को मिल जाएगी। और हाँ, एंड द मिस्ट्री कंटिन्यूज।